प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट। आज इसमें अपन बात करेंगे केंद्रीयकरण की, विकेंद्रीयकरण की और एक तुलनात्मक अध्ययन करने का अपन प्रयास करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी सत्ता का प्रत्यायोजन। इसमें देखिए, जब संगठन का अपन ने अध्ययन किया, ऑर्गेनाइजेशन की अपन ने बात करी, तो उसमें अपन ने संगठन के कई प्रकार देखे और कई प्रकार में हर एक की अपनी अपनी खासियत है, विशेषता है। लेकिन एक बात ये स्पष्ट है, निश्चित है कि संगठन जो है वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका स्वरूप किसी भी प्रकार का हो, वो उद्देश्य प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि संगठन का निर्माण केवल इसी आधार पर होता है कि एक पक्षकार जो है वो दूसरे पक्षकार को सत्ता सौंपता है, देता है, और उसी से संस्था में ऊपर से नीचे तक अधिकारों का विस्तार होता है, फैलाव होता है और संगठन जो है वो बनता है। अब इसी में एक स्थिति जो है वो केंद्रीयकरण की, यानी जिसको अपन सेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और एक स्थिति इसके ठीक विपरीत विकेंद्रीयकरण की होती है, जिसको अपन डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दो अलग अलग, एक दूसरे से विपरीत अवस्थाएं हैं जो संस्था के संगठन की स्थिति को दर्शाती हैं। यानी संस्था का जो भी संगठन है, वो संगठन जो है वो केंद्रीयकरण का है या विकेंद्रीयकरण का है। देखिए, एक चीज़ तो आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 100% केंद्रीयकरण या 100% विकेंद्रीयकरण ये कभी भी संभव नहीं होता है। कोई भी संस्था जो है वो 100% केंद्रीयकरण और 100% विकेंद्रीयकरण के मध्य कहीं पर स्टैंड करती है। यानी पूरी तरह से न केंद्रीयकरण संभव है और न ही पूरी तरह से विकेंद्रीयकरण संभव है। उस दोनों जो ये एक्सट्रीम हैं, उनके बीच की अवस्था में संस्था कहीं अपने संगठन के माध्यम से कार्य करती है। अब ये संभव है कि जहाँ केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा है, हम ये कह देते हैं कि साहब इस संस्था में केंद्रीयकरण है, लेकिन वो केंद्रीयकरण 100% नहीं होता है। या जिस संस्था में पर्याप्त विकेंद्रीयकरण भी होता है तो हम कह देते हैं कि विकेंद्रीयकरण है, लेकिन वो भी 100% नहीं हो सकता है। अब दोनों के अपन पहले अर्थ की बात करें कि केंद्रीयकरण क्या चीज़ होती है या विकेंद्रीयकरण क्या चीज़ होती है। देखिए, केंद्रीयकरण या सेंट्रलाइजेशन, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब सत्ता जो है वो बहुत सीमित या एक ही हाथ में केंद्रित हो जाती है, वो केंद्रीयकरण है। यानी संगठन में जो मान लीजिए केवल शीर्ष प्रबंधक है या जो संगठन का सर्वे सर्वा है, उसी के पास सारे अधिकार निहित हैं, सारा डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का अधिकार उसी में समाहित है, तो वो केंद्रीयकरण की स्थिति है। अभी जैसे मैंने आपको बतलाया कि 100% केंद्रीयकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए, अगर संगठन का आप निर्माण करते हैं तो हम जानते हैं कि संगठन का निर्माण सत्ता के विभाजन से ही होता है। अब अगर 100% केंद्रीयकरण की अपन बात करें, कल्पना करें, तो जब पूरी की पूरी सत्ता एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है, समाहित है, तो फिर उसके नीचे के स्तर का तो कोई प्रबंधक अधिकारी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए संगठन का निर्माण ही नहीं होगा। हाँ, ये संभव है कि बहुत से अधिकार जो है वो उच्च अधिकारी के हाथ में हों और उसके जो नीचे के अधिकारी हों उनके हाथ में बहुत सीमित से अधिकार हों, लेकिन वहाँ भी विभाजन तो होता है। तो जब सत्ता सीमित या केवल एक ही हाथ में केंद्रित है तो वो 100% सेंट्रलाइजेशन है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है।
और इसके विपरीत जब संस्था में संगठन के माध्यम से सत्ता का बंटवारा ऊपर से लेकर संगठन के निम्नतम स्तर तक हो जाता है, तो उसको हम विकेंद्रीयकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति के नाम से जानते हैं। यानी संस्था के मान लीजिए संगठन के 4 लेयर हैं, 4 स्तर हैं, तो ए के पास भी कुछ अधिकार हैं, इसी तरह से सेकंड लेयर पर मान लीजिए बी है तो बी के पास भी कुछ अधिकार हैं कार्य करने के, इसी तरह से सी जो और निचले स्तर पर है और डी और जो निचले स्तर पर है। यानी जहाँ कार्य का फैलाव निम्नतम स्तर तक हो, जहाँ डिसीजन मेकिंग की पावर निम्नतम स्तर तक हो संस्था के संगठन में, तो उसको अपन डिसेंट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब पूरी तरह से यदि आप डिसेंट्रलाइजेशन कर दें तो फिर जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए कुछ चीज़ों में केंद्रीयकरण होता है और कुछ चीज़ों में विकेंद्रीयकरण होता है। तो जब भी हम संगठन का निर्माण करते हैं तो हमारा प्रयास या जो शीर्ष प्रबंधक हैं उनका प्रयास ये रहता है कि वो कार्यों का बंटवारा इस तरह से करते हैं कि जो इम्पोर्टेंस रखने वाले विषय हैं, क्षेत्र हैं, वो अपने पास केंद्रित रखते हैं और जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कार्य अपने अधीनस्थ को सौंपते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ जगहों पर जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं, पॉलिसी मेकिंग से संबंधित हैं, वहाँ तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है। और जो रूटीन के काम हैं, कम महत्वपूर्ण हैं या टेक्निकल हैं, वहाँ पर हमने विकेंद्रीयकरण कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, यानी अधिकार का, सत्ता का विभाजन कर दिया, उसको निम्न स्तर तक पहुँचा दिया। तो कोई भी संगठन जो है वो इस केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के जो 2 एक्सट्रीम हैं उन दोनों के बीच में कहीं स्टैंड करता है। ना तो पूरी तरह से आप केंद्रीयकरण अपना सकते हैं, ना पूरी तरह से विकेंद्रीयकरण अपना सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों के अपने अलग अलग फायदे नुकसान हैं, लाभ हानियाँ हैं। पूरी तरह से या केंद्रीयकरण जब ज़्यादा होता है तो केंद्रीयकरण ज़्यादा होने से क्या है कि सारे अधिकार, सत्ता जो है वो सीमित या एक हाथों में ही केंद्रित है, तो डिसीजन आप तुरंत ले सकते हैं, कंट्रोल जो है वो अपेक्षाकृत आसान होता है, जिम्मेदारी जो है वो आप आसानी से तय करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन नुकसान क्या है कि जो नीचे के अधिकारी हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो कुछ भी नहीं रहती है, वो अपने आप को इस तरह का महसूस करते हैं कि संस्था में उनकी उपयोगिता नहीं है, तो जो उनको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है वो मोटिवेशन उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। संस्था के टॉप और जो निम्न अधिकारी हैं उनके बीच संबंध जो हैं वो कोई बहुत अच्छे सुदृढ़ नहीं होते हैं, तो संस्था जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती। तो ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन भी हमको नहीं अपनाना चाहिए। एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो एक बैलेंस कर कर चले कि कहाँ हमको सेंट्रलाइजेशन करना है और कहाँ हमको डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाना है। पूरी तरह से आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो भी संस्था जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं वो तो शीर्ष प्रबंधकों के पास ही होने चाहिए। जो टॉप सीक्रेट के इश्यूज हैं वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही होने चाहिए। जो पॉलिसी मेकिंग है वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही होनी चाहिए। तो खूबी एक प्रबंधक की इसी रूप में है, या एक प्रबंधक की कला इसी रूप में प्रदर्शित हो सकती है कि वो पहले समस्त कार्यों को पहचाने और उनमें से ये तय करे कि कहाँ सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है और कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, और फिर उसमें वो बैलेंस कर कर चले, जिससे अधीनस्थ भी उससे प्रसन्न रहें, खुश रहें, और संस्था अपने उद्देश्यों को भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके।
तो ये तो केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण दो अवस्थाएं हुई। अब बात आती है कि विकेंद्रीयकरण और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसकी अपन चर्चा करें। तो देखिए, अपन ने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में यानी सत्ता के प्रत्यायोजन के बारे में पढ़ा है। सत्ता का प्रत्यायोजन जो है उसी का विस्तार या उसी का एक्सटेंशन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। या इसी बात को आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो एक कदम है, एक स्टेप है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा गंतव्य स्थान है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ाया गया एक कदम जो है वो डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन जो है ये दो व्यक्तियों के बीच का मामला है। ए ने अपने कुछ अधिकार बी को सौंप दिए, ये ए और बी के बीच का मामला है, तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये कोई दो व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण संगठन की एक व्यवस्था को दर्शा रहा है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी व्यक्तियों के पास अधिकार जो हैं उनका वितरण हो चुका है। ऊपर से नीचे तक अधिकार, कार्य, उत्तरदायित्व इसका विभाजन हो चुका है। फिर डेलीगेशन में हमने देखा है कि हम केवल अधिकारों का हस्तांतरण कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टॉप या जिसने डेलीगेशन किया है, जिसने सत्ता का प्रत्यायोजन किया है, उसी की बनी रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ए ने मान लीजिए अपने कुछ अधिकारों का प्रत्यायोजन करके कुछ अधिकार जो हैं वो बी को सौंप दिए। अब ए ने अपने अधिकार तो बी को सौंप दिए, लेकिन उन अधिकारों के संबंध में जिम्मेदारी ए की ही है। यानी ए ये कहकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है कि साहब ये काम तो मैंने बी को सौंप दिया था, बी जाने और उसका काम जाने, ये संभव नहीं है। तो डेलीगेशन में केवल अधिकारों का विभाजन हो रहा है, उत्तरदायित्व जो है वो उसी व्यक्ति का बना हुआ है। तो जब केवल आप अधिकारी अधिकार प्रदान कर रहे हैं, तो जब भी आपको लगता है कि आपका सबऑर्डिनेट जो है वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, तो आप अपने अधिकारों को वापस ले सकते हैं। यानी वहाँ डेलीगेशन को समाप्त करना, ख़त्म करना, अपने अधिकारों को वापस लेना जो है वो अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन यदि अपन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी हस्तांतरण हो जाता है। और उत्तरदायित्व का हस्तांतरण हो जाने के पश्चात फिर जो उच्च अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी एक तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अधिकार हैं, जिस व्यक्ति में अधिकार निहित हैं, वो ही उसके प्रति जवाबदेही होता है, उसी को जवाब देना होता है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन करने के पश्चात सत्ता को विड्रॉ करना, उसको वापस लेना जो है वो अपेक्षाकृत कठिन होता है, मुश्किल होता है। वापस तो ली जा सकती है, लेकिन वो इतनी सहज नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी आसान वो डेलीगेशन की अवस्था में होती है। क्योंकि डेलीगेशन तो देखिए दो व्यक्तियों के बीच का ही मामला है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये दो व्यक्तियों से बढ़कर पूरी संस्था के संगठन का मामला है। फिर जिस व्यक्ति को कोई अधिकार डेलीगेट किया जाता है, ए ने कुछ अधिकार बी को सौंपे जैसे, तो ए ने डेलीगेशन किसको किया? बी को किया। अब बी जो है इन्हीं अधिकारों का आगे डेलीगेशन नहीं कर सकता है। यानी ए ने कुछ अधिकार बी को सौंपे, तो बी ये नहीं कि उनमें से कुछ अधिकार अपने अधीनस्थ सी को सौंप दे, ये संभव नहीं है। तो इसलिए डेलीगेशन में हमेशा दो ही व्यक्ति रहेंगे, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में तो हमने अभी देखा है कि टॉप से लेकर बॉटम तक अधिकारों का विस्तार हो जाता है, बट जाते हैं। तो इसलिए वहाँ तो अधिकार
बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन डेलीगेशन में ये बात नहीं है। तो डेलीगेशन को आप यूँ कह सकते हैं कि सत्ता के फैलाव का ये एक तरह से बिगनिंग है, उसकी शुरुआत है, और अल्टीमेटली जब सत्ता का फैलाव होता है, बंटवारा होता है, और धीरे 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 करते हुए सत्ता जो है वो निम्नतम स्तर तक पहुंच जाती है, तो वही संस्था में डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति को दर्शाता है, शो करता है। तो शुरुआत डेलीगेशन से होती है, लेकिन हमारा अल्टीमेट एम जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन तक पहुंचने का होता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि डेलीगेशन अगर एक स्टेप है तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो उसका डेस्टिनेशन है, उसका गंतव्य स्थान है।